जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग को मृत्युंजय रिसर्च सेंटर में। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज से हम लोग एडिटोरिया बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रैक्टिस सेट आया है दोस्तों, उसका वॉल्यूम 2 को प्रैक्टिस सेट अप करने वाले हैं। हम वॉल्यूम 1 को पूरा करा चुके हैं और अगर आप लोग वॉल्यूम 1 में को अभी तक नहीं देखे हैं, जिनमें 12 प्रैक्टिस सेट हुए हैं, अगर नहीं देखे तो आप वो एक एक करके आप देख सकते हैं। तो इसमें दोस्तों कुल 15 प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं और हम वॉल्यूम 2 में पहुंच गए हैं। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वॉल्यूम 1 है, इसमें कुल 100 प्रश्न होने वाले हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, यकीन मानिए इसको। तो आज के पहले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी। तो महामल्ल की उपाधि जो थी दोस्तों, वो नरसिंह वर्मन ने उपाधि दी थी। तो नरसिंह वर्मन हो जाएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मंदिर बनाने की कला या मंदिर बनाने की कला विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ। तो मंदिर बनाने की कला जो है दोस्तों, वो इतिहासकारों को माना जाए तो उसके अनुसार ऑप्शन सी हो जाता है गुप्त काल। ठीक है, गुप्त काल। और गुप्त काल को ही इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। गुप्त काल का संस्थापक दोस्तों याद रखिएगा कि श्रीगुप्त हो जाते हैं और गुप्त वंश में ही एक चंद्रगुप्त प्रथम थे जो महाधीराज की उपाधि धारण किए थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था। तो किसने पराजित किया था मिनांडर को, ये बताना है। तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बताने देखिए शुंग वंश के थे, तो शुंग वंश का राजधानी कहाँ था। तो शुंग वंश की राजधानी विदिशा था, याद रखिएगा विदिशा। और पुष्यमित्र जो शुंग थे दोस्तों, ये पूछा जाता है कितने अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। तो ये 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 4 नंबर प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था। तो इनका बताना है कि ये कब मगध के गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा 322 ईसा पूर्व। ठीक है, 322 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन ने सेंड्रोकोटस कहा था, याद रखिएगा ये भी कि जस्टिन ने इनको क्या बोला था, सेंड्रोकोटस। ठीक है, अगले चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे लिया था, ये अगर प्रश्न आ जाएगा तो याद रखिएगा उनका राइट आंसर हो जाएगा भद्र बाहु। अगले प्रश्न की ओर 5 नंबर देखते हैं कि किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो अथर्ववेद हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। और इब्न बतूता का पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों, तो रेहला, याद रखिएगा, जिसमें तुगलक वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, रेहला से। ठीक है, इब्न बतूता कहाँ के निवासी था, तो मोरक्को, याद रखिएगा इब्न बतूता मोरक्को के निवासी था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। दिए गए प्रश्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। दिए गए में से बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ विभाग है और एक तरफ शासक है। ठीक है, तो देखिए दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक बिल्कुल सही है। दीवाने अर्ज बलवन भी ठीक है। दीवाने को ही मोहम्मद बिन तुगलक ये भी सही है। लेकिन दीवाने मुस्तक राज जो ये अलाउद्दीन खिलजी का था, याद रखिएगा। दीवाने मुस्तक राज किसका था, अलाउद्दीन खिलजी का। और एक वित्त विभाग था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरम दल से मुक्त किया था। तो अकबर ने 1562 में जब उसका विवाह हो गया था तो हरम दल से वो मुक्त हो गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ प्रश्न है कि 1556, ऑप्शन है 1556। 1556 में क्या हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ये भी दूसरा युद्ध हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, अच्छा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि
किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग, क्या बोलते हैं, भारत का स्वर्ग कहा जाता है, किसके शासनकाल में? तो अलीवर्दी खान, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अलीवर्दी खान। ठीक है। अच्छा, पूछेगा कि मुगल कौन सा मुगल शासक था जब बक्सर का युद्ध हुआ था? ठीक है, तो बक्सर का युद्ध जो याद रहेगा 1764 में हुआ था। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह आलम था, शाह आलम द्वितीय था, यह याद रखें। शाह आलम कौन था? द्वितीय। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर हम 10 की ओर देखते हैं दोस्तों कि 10 क्या बोलता है। 10 है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? तो ये तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो वारेन हेस्टिंगस हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, वारेन हेस्टिंगस। और वारेन हेस्टिंगस के ही काल में दोस्तों 1781 में कलकत्ता में प्रथम मदरसा बना था, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। और वारेन हेस्टिंगस के काल में ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 से 82 में हुआ था, ये भी वारेन हेस्टिंगस के समय में ही हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करते हैं? अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट जो वारेन हेस्टिंगस के बारे में है कि 1784 में एक पिट्स इंडिया एक्ट आया था। ठीक है, तो ये जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो है वो वारेन हेस्टिंगस के समय में ही पारित हुआ था। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि बंगाल विभाजन प्रभावी लागू हुआ था, या पूछा जाएगा कि जो ये लागू कब हुआ था ये बताना है। तो लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, 19 जुलाई 1905 को क्या हुआ था? इसमें घोषणा हुआ था, याद रखिएगा। घोषणा जब हुआ था 19 जुलाई 1905 को। ठीक है, लेकिन लागू कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। और इस समय वायसराय कौन था? ठीक है, तो इस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड हटाइए, कर्जन था। क्या था? कर्जन था। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो भूमिज विद्रोह का संबंध दोस्तों झारखंड से हो जाएगा। भूमिज विद्रोह का संबंध किससे है? झारखंड से हो जाएगा। अच्छा, झारखंड से अन्य विद्रोह अगर याद रखा जाए तो याद रखिएगा, कोल विद्रोह भी झारखंड से है, संथाल विद्रोह भी झारखंड से है, मुंडा विद्रोह भी झारखंड से हो जाएगा। तो इन सारे विद्रोह को याद रखेगा। और भी याद रखेगा तो चेरो विद्रोह भी था, याद रखेगा, चेरो विद्रोह भी झारखंड से था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक है? ये किसने कहा था? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने कहा था, ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, अरविंद घोष ने क्या कहा था? अरविंद घोष ने कहा था कि क्षय रोग से मरने वाली संस्था, अरविंद घोष ने क्षय रोग से संबंधित किया था। और अरविंद घोष ने कहा था, ये अरविंद घोष ने ही कहा था कि क्षय रोग संबंधित, और बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न देखते हैं कि जालियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो जालियांवाला बाग सबको जानकारी होगा कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, और इसमें एक कमेटी इसके बाद बनी थी अंग्रेजी सरकार के द्वारा, जो हंटर कमेटी आया था, हंटर कमेटी, और इसने अपनी रिपोर्ट 1920 में प्रकाशित किया था, मई 1920 में। ये भी याद रखेगा, मई 1920 में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक का लेखक कौन है? तो सर सैयद अहमद खान हो जाएंगे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? प्रश्न है कि अलकनंदा और पिंडार का संगम स्थान क्या कहलाता है? तो अलकनंदा और पिंडार जहाँ मिलेगा वहाँ कर्णप्रयाग कहलाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, अगर पूछ देता कि अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को क्या कहेंगे? तो अलकनंदा और मंदाकिनी को हम लोग रुद्रप्रयाग कहते हैं। ठीक है, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा, मंदाकिनी। अगर पूछ देता कि अलकनंदा
और भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग देव प्रयाग करते हैं, उसको हम लोग देव प्रयाग कहते हैं। और उसी के बाद ही गंगा का निर्माण होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्या बोलता है कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? तो काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं कि दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ता है। तो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को डंकन पास जोड़ता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। अच्छा, 10 डिग्री चैनल किसको किसको? लघु अंडमान और कार निकोबार को जोड़ता है। तो लघु अंडमान और कार निकोबार याद रखिएगा, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, पाक स्ट्रेट किसको जोड़ता है? ये अगर आप लोग को जानकारी है तो आप लोग कमेंट में इसको कर सकते हैं, या बता देते हैं कि तमिलनाडु और श्रीलंका को जोड़ता है। आप लोग कोको स्ट्रीट बताइए, ऑप्शन बी वाला आप लोग बताइए कि कोको स्ट्रीट जो है ये किसको किसको जोड़ता है। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न देखते हैं कि नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय का भाग है? तो ये हिमाद्री का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाद्री। ठीक है, इसका अन्य बात किया जाए तो कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, ये सब इसी का हो जाएगा, हिमाद्री का ही। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं कि म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? तो म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है, सिंपल ये बताना है। तो सबसे पहले अगर लोकेशन आपको याद होगा तो आप लोग बता दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर म्यांमार है, ठीक है, तो यहाँ म्यांमार से यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम नहीं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो यानी कि 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 4। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 देखते हैं कि कुराकुम रेगिस्तान स्थित है। तो कुराकुम रेगिस्तान जो है तुर्कमेनिस्तान में स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और पूछा जाएगा दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो सहारा है। तो सहारा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि पूछेगा कि सहारा के साथ, यानी विश्व के सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा के साथ कितने देश की सीमा छूती है या टच करती है? तो याद रखिएगा 11 देश, ये इम्पोर्टेंट है, 11 देश। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी झील रूस में स्थित नहीं है? तो रूस में जो स्थित नहीं है दोस्तों ये बताना है। तो विनिपेग जो दोस्तों जो झील है ये कनाडा में हो जाए। ये कहाँ है? ये कनाडा का है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 23 है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भूमि अवेष्टि देश नहीं है? तो भूमि अवेष्टि देश नहीं है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो पलाऊ हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा पलाऊ। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि पंबा सिंचाई परियोजना कहाँ है? तो पंबा जो होता है वो दोस्तों केरल में हो जाता है, तो ऑप्शन बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंबा कहाँ है? केरल में। अच्छा, महाराष्ट्र में अगर पूछ देता तो याद रखेगा महाराष्ट्र में कौन है? गिरना। महाराष्ट्र में सिंचाई कौन होता है, कौन सा सिंचाई होता है? तो महाराष्ट्र में गिरना सिंचाई होता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर कि बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना उत्पादित होती है? तो बिहार के याद रखिएगा दोस्तों, अगर बिहार के लोकेशन की बात किया जाए तो अगर सॉरी ये बिहार का लोकेशन नहीं है, अगर बिहार का देखा जाए दोस्तों तो एक मिनट, हाँ, अगर बिहार को मोटा मोटी देखें तो ये अगर उत्तर मान लिया जाए और ये दक्षिण और ये पूरब और ये पश्चिम, तो यहाँ बसा हुआ है चंपारण, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, और इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गन्ने की कृषि होती है। यानी कि अगर इसको डिवाइड किया जाए तो उत्तर और पश्चिम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं कि रेखीय समिति का संबंध किस कर से है? तो रेखीय समिति जो दोस्तों ये जो है अप्रत्यक्ष कर था, याद रखिएगा। रेखीय समिति किससे है? अप्रत्यक्ष कर से। ठीक है, रेखीय समिति किससे? अप्रत्यक्ष कर से। अब अगले की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार की कौन सी योजना या परियोजना 2015 में शुरू नहीं हुआ था? तो 2015 में जो शुरू नहीं हुआ था दोस्तों याद रखिएगा
ये हो जाएगा आपका भारत माला। ये 2017 में शुरू हुआ था, बाकी सब जो है दोस्तों 15 में शुरू हुआ था। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ऑप्शन बी सागर माला है, ये 2015 में ही हुआ था। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 28 की ओर देखते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ये दूसरी पंचवर्षीय योजना था, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए। ठीक है, और दूसरी पंचवर्षीय योजना में राउरकेला के साथ भिलाई जो रूस के सहयोग से, और दुर्गापुर, और कौन था, दुर्गापुर किसके, जर्मनी, ये ब्रिटेन के सहयोग से। ठीक है, तो याद रखिएगा भिलाई रूस के सहयोग से और दुर्गापुर भी इसी के दूसरे पंचवर्षीय योजना में ही स्थापना हुआ था, इन सब इस्पात संयंत्र। ठीक है, अब अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 29 नंबर है कि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बताया है कि शिक्षा जो है वो किस क्षेत्र में आता है। तो शिक्षा जो दोस्तों एक सेवा क्षेत्र होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है कि आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से बोला जा रहा है, को नहीं, ध्यान रखिएगा यहाँ पर से, जिस दर पर नगद प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं। जब आरबीआई ही दोस्तों कॉमर्शियल बैंक से पैसे लेने लगे, ठीक है, तो उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, याद रखिएगा रिवर्स रेपो रेट। और जब आरबीआई, ठीक है, बैंकों को पैसा दे तो उसको रेपो रेट कहते हैं, और जब बैंक आरबीआई को दो तो उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, तो आप इन सबको याद रखिएगा अच्छे से। 31 नंबर प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है। तो ये किस अनुच्छेद में बताना, ये तो सबको जानकारी होगा। 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में ऐसा प्रावधान है। करों का बंटवारा कौन राज्य सूची में, कौन संघ सूची में, और कौन समवर्ती सूची में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न 32 नंबर देखते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं। तो ये प्रस्तावना में देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है कि किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है। तो समानता का अधिकार जो है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। और समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 34 नंबर प्रश्न है कि किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामले मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ऐसा कर दिया गया था। ठीक है, तो इसको राइट आंसर याद रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर दोस्तों, अगर ये आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं कि प्रथम स्पीकर कौन थे जिसके विरुद्ध लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो ये प्रथम जो लोकसभा के अध्यक्ष थे दोस्तों, उनके ही खिलाफ लाया गया था, लेकिन पारित नहीं हो पाया था, अस्वीकृत कर दिया गया था। तो ऑप्शन ए बी हो जाएगा, जीवी मावलंकर। ठीक है, जीवी मावलंकर। अगले 36 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान किया गया था। तो देखिए दोस्तों, सूचना के अधिकार को राष्ट्रपति के द्वारा जून 2005 में स्वीकृति मिल गया था, लेकिन अक्टूबर 2005 से इसे लागू कर दिया गया था। दोनों याद रखिएगा, जून में स्वीकृति राष्ट्रपति से मिला और अक्टूबर में ये लागू कर दिया गया। ठीक है, अब हम 37 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधि कौन करता है। पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंचायत सचिव। ठीक है, इसको हम लोग ग्राम सेवक भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिए, कहीं कहीं हम लोग इसको ग्राम सेवक भी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर की क्या देखते हैं, क्या इसका आंसर है, कथन ये देखते हैं
कि संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है, जो कि बिल्कुल सही बात कहता है। अगला है बी, कथन है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति का है। ये भी सही है, तो दोनों सही है, लेकिन ए का स्पष्टीकरण बी और बी का स्पष्टीकरण ए नहीं करता है, तो यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 39 देखते हैं दोस्तों कि हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिला था। तो हिंदी को राजभाषा के रूप में डेट के साथ याद रखिएगा 14 सितंबर 1949 को मान्यता मिला था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज किस सूची में है। तो पंचायती राज ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्य सूची में आता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर 41 नंबर देखते हैं कि हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। तो हरित गृह प्रभाव का अर्थ है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान को बढ़ाना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न में से था, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं कि कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जैव सुरक्षा समझौता से, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं कि भारत में मैंग्रोव यानी कि ज्वारीय वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। तो मैंग्रोव वन कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है ये बताना है। तो सुंदर वन का डेल्टा ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पश्चिम बंगाल में हो जाता है। ये भी याद रखिएगा। 45 नंबर प्रश्न है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में ये पारित किया गया था, याद रखिएगा। और इस अधिनियम में कुल 66 धाराएं थे। ठीक है, अब 46 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखा गया था, वो नेचर क्यूरो हो जाएगा, नेचर क्यूरो, ऑप्शन डी हो जाएगा नेचर क्यूरो, जो कि मोरारजी देसाई के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 47 देखते हैं कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार से नामित किया गया। याद रखिए कि महात्मा गांधी को कुल 5 बार नोबेल शांति के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, और पहली बार दोस्तों 1937 में ये नामित किया गया था, अंतिम बार 1948 में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1937। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO का मुख्यालय कहाँ है। तो ये वियना हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा वियना। प्रश्न नंबर हम लोग अब 49 को देखते हैं, क्या है। चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतारने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था। तो ये बताना कि चंद्रमा पर जो सबसे पहले उतरा था अंतरिक्ष यान, उसका नाम क्या है। तो लूना 9 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा लूना 9। ये 1968 में उतरा था दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखिएगा 1968 में। ठीक है, 1968 में। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 50 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है। तो रत्नागिरी जो मठ है दोस्तों, ये उड़ीसा में हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा उड़ीसा। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित होती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्बल अम्ल है, वीक एसिड को बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा CH3COOH। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर 53 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है। तो क्लोरोफिल का घटक दोस्तों कैल्शियम नहीं हो जाएगा, बाकी कैल्शियम, कार्बन, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन ये तीनों हो जाएगा, लेकिन कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक नहीं होता है। ये
कैल्शियम। ठीक है, अब आगे आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। प्रश्न नंबर 54 है कि कार्नेटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो कार्नेटाइट जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा यूरेनियम का, ऑप्शन बी हो जाएगा यूरेनियम का। और पिंच ब्लेड भी यूरेनियम का, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कार्नेटाइट के साथ आप लोग पिंच ब्लेड को भी याद रखिएगा। 55 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कर वाक्यों पर विचार कीजिए। देखते हैं क्या चीज करना है। प्रश्न है कि सब सत्य को देखना है। क्लोरीन एवं ब्रोमीन हाइड्रोजन वर्ग के तत्व हैं, जो कि बिल्कुल सही है। गोल्ड तथा प्लेटिनियम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण, ये भी सही है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहते हैं, ये भी सही है। लेड ऑक्साइड को हम लोग लिथार्ज कहते हैं। तो ऑप्शन तीनों सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2, 3। प्रश्न संख्या हम लोग 56 को देखते हैं कि किसी विलियम में विलायक की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलेय की कुछ मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं। तो ये बिलियन की सांद्रता कहते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिलियन की सांद्रता। 57 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के एल्कोहल के रूप में जाना जाता है। लकड़ी के एल्कोहल, ठीक है, ये आप लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न में लगा लीजिए, लकड़ी के एल्कोहल किसको जानते हैं। तो मेथिल एल्कोहल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 58 नंबर कि पौधों के मूल या जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया के द्वारा होता है। तो परासरण हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, परासरण। प्रश्न नंबर 59 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण यानी कि प्लास्टिड फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करता है। तो रंग प्रदान करने का जो कार्य दोस्तों वो क्रोमोप्लास्ट का हो जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है। तो फ्लोएम का जो भाग होता है दोस्तों वो 4 प्रकार के फ्लोएम का भाग होता है। तो याद रखिएगा आप लोग, चलनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम ए या उसको बोला जाता है बास्ट तंतु, और फ्लोएम मृदुतक। तो इनमें से कौन नहीं ये बताना है। तो इनमें से ऑप्शन डी हो जाएगा, वाहिनिकाएं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाहिनिकाएं। 61 नंबर प्रश्न है कि जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ में जंतुओं का लक्षण है। तो इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा। प्रश्न संख्या 62 है कि रक्त में थक्का बनने में मदद करता है। तो रक्त में जो थक्का बनने में थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। लिम्फोसाइट दोस्तों याद रखिएगा एंटीबॉडी का निर्माण में भाग लेता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 63 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के उदाहरण है। तो संक्रामक रोग का उदाहरण मलेरिया हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। और मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआस होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 64 नंबर कि भैंसों का उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो मेहसाना और जो सुरती दोस्तों ये गुजरात के क्षेत्र में पाई जाती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पौधों में वृद्धि नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन है। तो पौधों में जो वृद्धि को नियंत्रण करता है दोस्तों वो है ऑक्सीन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होता है, ऑक्सीन। ठीक है, कोशिका विभाजन साइटोकाइनिन करता है, याद रखिएगा। और जिब्रेलिन क्या करता है, पौधों में वृद्धि हार्मोन है। ठीक है, 66 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी के ध्रुव पर, ध्यान रखिए, पृथ्वी पर ध्रुव पर जी का मान होता है। तो पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान सर्वाधिक हो जाएगा। ठीक है, न्यूनतम कहाँ होगा, विषुवत रेखा पर। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 67 नंबर प्रश्न है कि फोटोन कण की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो बताना है कि फोटोन कण का खोज किसने किया था। तो आइंस्टीन ने इसका खोज किया था, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न 68 देखते हैं कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या अपरिवर्तित रहता है। तो उसके आवृत्ति में कोई चेंजिंग
नहीं होता, बाकी सब में चेंजिंग हो जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है? तो बोरॉन का दोस्तों, बोरॉन हो जाएगा इसका राइट आंसर। नियंत्रक छड़ के रूप में बोरॉन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। 70 नंबर प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा सदिश का उदाहरण नहीं है, यानी कि सिंपल अदिश को खोजना है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा अदिश हो जाएगा। अदिश को हम लोग देखते हैं, तो इसमें अदिश का जो हो जाएगा दोस्तों वो कार्य हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा कार्य। ठीक है, 71 नंबर प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर्ण धरोहर उत्सव आयोजन किया गया? तो ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, याद रखिएगा, संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2022 के लिए व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो, ज्ञान चतुर्वेदी। और इनकी रचना का नाम हो गया पागल खाना। पागल खाना, इसी के लिए इनको व्यास सम्मान मिला है। ठीक है, 73 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? तो परम जो शक्ति कंप्यूटर है वो खड़गपुर में स्थापित किया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, गांधीनगर में कौन सा हुआ है? आईआईटी गांधीनगर में कौन सा? आईआईटी गांधीनगर में, याद रखिएगा, परम अनंत। परम अनंत, परम अनंत। ये गुवाहाटी में तो नहीं हो जाएगा। रुड़की में कौन सा होगा? तो रुड़की में गंगा, याद रखिएगा। और गुवाहाटी में कामरूप। तो इन सबको आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 74 देखते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 से संबंधित कथन पर कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो इसमें भारत का स्थान 126वां है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, फिनलैंड को शीर्ष स्थान पर रखा गया, ये भी सही है। 1 और 2 बिल्कुल सही है। डेनमार्क और आइसलैंड दूसरे और तीसरे पायदान पर, ये भी सही है, यानी कि 1, 2, 3 तीनों सही है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका डी। 75 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण साइक्लोन 1 अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? तो हाल फिलहाल में जो साइक्लोन 1 जो है दोस्तों, ये मिस्र के साथ हुआ है, तो ये याद रखिएगा, मिस्र के साथ। ठीक है, प्रश्न संख्या 76 है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर। ऑप्शन है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंदौर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, इसमें पूछेगा कि अतिथि कौन थे, मुख्य अतिथि कौन थे? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। तो इसमें वियना के राष्ट्रपति थे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली को। 77 नंबर प्रश्न है कि पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी FITUR किस देश में आयोजित किया गया है? तो किस देश में आयोजित किया गया? तो ये स्पेन में हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्पेन। 78 नंबर प्रश्न है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य को ढूंढना है। तो देखिए, इस असत्य की ढूंढना है, तो बड़े राज्यों में ये प्रथम स्थान पर कर्नाटक है, जो कि बिल्कुल सही बोलता है। बोला गया कि इसमें बिहार का स्थान अंतिम है, नहीं, बिहार का अंतिम नहीं है दोस्तों, यही इसका असत्य हो जाएगा। आगे देखते हैं, पश्चिम बंगाल का स्थान अंतिम से दूसरा है, तो ये भी सही है। छोटे राज्यों में सिक्किम का सर्वश्रेष्ठ पर है, तो ये भी सही होगा। देखिए, बिहार का जो अंक है वो 16वें स्थान पर हो जाएगा। कौन सा स्थान है? 16वें स्थान पर, और ये अंतिम से तीसरे स्थान पर है। तो बिहार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 79 देखते हैं कि चालू वर्ष 2023 में को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? तो 2023 को मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है कि बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या कितनी है?
तो याद रखिएगा, ये सब जो बिहार का कोई भी एग्जाम हो तो बिहार जातीय जनगणना आधारित जो भी प्रश्न होगा वहाँ से 100% आएगा। तो आप लोग इसको एकदम रट के जाइएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो 13,07,25,310 यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। अच्छा, इसमें पूछा जाएगा अत्यंत पिछड़े वर्ग जो थे उनका जनसंख्या कितना है, तो 4,70,80,514। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 81 देखते हैं कि द मैजिक ऑफ लास्ट स्टोरी पुस्तक का लेखक कौन है। तो मैजिक ऑफ लास्ट स्टोरी पुस्तक का लेखक हो जाएंगे सुधा मूर्ति, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एमिली हेनरी की एक पुस्तक है हैप्पी प्लेस, ये भी आप लोग याद रखिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है हैप्पी प्लेस के बारे में, ठीक है, एमिली हेनरी का पुस्तक हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है कि फीफा विश्व कप 2022 से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो इसका असत्य को देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है ए कि गोल्डन बूट पुरस्कार एम्बापे को दिया गया, जो कि ठीक है, गोल्डन बूट जो हो जाएगा वो एम्बापे को मिला है। गोल्डन बॉल का पुरस्कार लियोन मेसी को मिला, ये भी ठीक है। अर्जेंटीना दूसरी बार खिताब जीता, नहीं, अर्जेंटीना ये तीसरी बार खिताब जीता था। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं कि फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंजो कार्नाडीज को मिला है, तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन इसका 82 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में उच्च न्यायालयों, ये ध्यान से पढ़िएगा, उच्चतम न्यायालय के 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ की एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक समिति के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति ने किया गया, किस न्यायमूर्ति ने, तो इसका न्यायमूर्ति KM जोसेफ हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखते हैं इसका ऑप्शन पहले, तो इसका राइट आंसर KM जोसेफ ऑप्शन ए में ही है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वयं को जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न में और VVI प्रश्न में ये है कि निम्नलिखित में से आने का ज़्यादा इस प्रश्न का चांस है कि कौन सा राज्य स्वयं को जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। 85 नंबर प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री वो क्रिप्स हिपकिंस। देखिए दोस्तों, कल का डेट है, हमको एग्जैक्ट याद नहीं है इसके बारे में, लेकिन न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री चेंज हो गए हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये पूर्व प्रधानमंत्री, इससे पहले का हो जाएगा। आप लोग इसको 85 नंबर प्रश्न को अच्छे से देख लीजिएगा। कल का अपडेट है कि न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री है वो चेंज हो गए हैं, ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। 86 नंबर प्रश्न है कि प्रित्जर पुरस्कार 2023 किसने जीता है। प्रित्जर पुरस्कार 2023। 85 नंबर प्रश्न का उत्तर हम कमेंट में आपको जरूर दे देंगे, ठीक है, हम खुद दे देंगे 85 नंबर प्रश्न का। 86 नंबर प्रश्न है कि प्रित्जर पुरस्कार 2023 किसने जीता था। तो प्रित्जर पुरस्कार 2023 किसने जीता था ये बताना था। क्रिप्स ये डेविड एलन चिपरफील्ड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चिपरफील्ड। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, प्रश्न संख्या हमारा 87 कि भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटिंग घर का उद्घाटन हुआ है। तो किस प्रिंटिंग में, कहाँ पर यह स्थापित हुआ प्रिंटिंग घर, 3D प्रिंटिंग घर, तो अहमदाबाद, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित है, ये कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। उत्सव है और एक तरफ राज्य है। देखिए त्रिशूरपुरम जो है वो केरल का हो जाएगा, तो ऑप्शन ए गलत है, ये केरल का हो जाएगा, केरल का, ठीक है। त्रिशूरपुरम कहाँ का हो जाएगा,
केरल का, यहाँ लिख देते हैं केरल, ठीक है। खार्ची जो है त्रिपुरा का हो जाएगा, खार्ची कहाँ का है त्रिपुरा का। तोरंगिया उत्सव अरुणाचल प्रदेश ये ठीक है। और परशुराम कुंड उत्सव ये भी अरुणाचल प्रदेश, ये भी कहाँ है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम लोग अब 89 की ओर देखते हैं कि भारत सरकार ने काला जार को पूरी तरह से समाप्त करने का कब तक लक्ष्य रखा है। तो भारत सरकार ने तो 2023 तक ही रखा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, 2023 तक कालाजार को कौन समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है WHO, ठीक है। तो आप इन दोनों को याद रखिएगा, 2023 तक भारत का सरकार रखा है और WHO ने कालाजार को 2023 तक पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। 90 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष कौन है। तो ये देबाशीष पांडा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, देबाशीष पांडा। प्रश्न संख्या 91 देखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न में आ जाता है, क्योंकि बहुत लगभग सारे कोई हर एक साल में कोई ना कोई एग्जाम में ये प्रश्न आता ही है कि विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या था। अच्छा, विश्व कैंसर दिवस जो है दोस्तों, ये कब मनाया जाता है, ये अगर पूछ देगा तो 4 फरवरी को आप लोग याद रखिएगा। और क्लोज द केयर गैप इसका इस बार का थीम था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता श्रीजा कुराल का संबंध किस खेल से है। तो टेबल टेनिस हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न संख्या 93 है कि 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है। तो 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया ये बताना है। तो ये जापान हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जापान, ठीक है। अब हम लोग 94 पर देखते हैं दोस्तों कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो कितना घाटा का अनुमान लगाया गया ये बताना है। तो 7,06,845 करोड़, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और ये GDP का याद रखिएगा, GDP का 2.3%, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, 2.3% का। प्रश्न संख्या 95 देखते हैं कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक FDI निवेश करने वाले देशों का सही क्रम। तो सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों ये सिंगापुर, उसके बाद जो हो जाएगा वो मॉरिशस याद रखिएगा, और उसके बाद UAE, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं, सिंगापुर, मॉरिशस, UAE, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न आप लोग खुद से कीजिए, अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट में बोलिए, हम इसका आंसर जो है वो टेलीग्राम पर हम डाल देंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए, और वीडियो देखे हैं तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। काफ़ी हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और बताते हैं दोस्तों कि अगर चैनल पर अगर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और दोस्तों ये वॉल्यूम 2 था, वॉल्यूम 1 को हम करा चुके हैं। और दोस्तों हम डेली शाम को करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट जो 1 साल का इम्पोर्टेंट है उसको हम चला रहे हैं। अगर आप उसमें नहीं जुड़े हैं तो उसमें ज़रूर जुड़ जाइए। और 1 मिनट दोस्तों, 100 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, उसमें ज़रूर जुट जाइए। और दोस्तों वो इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न किया जा रहा है कि कोई एग्ज़ाम हो उन सब के लिए वो काफ़ी है, ठीक है। तो उसमें VVI प्रश्न क्या सिर्फ चलाया जा रहा है 1 साल का, आप लोग उसे ज़रूर देखिए। और दोस्तों कैसा लगा ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।